नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे किस चीज के बारे में, तो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। पहले ही मैंने बताया है कि जब हम लोग किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे अमोनिया एक कंपाउंड है, और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में किसी पर्टिकुलर एटम का निकाला जाता है, ठीक है ना बच्चों। और दूसरी बात अगर हम लोग करें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का दो तरीका हम लोगों ने सीखा था। सबसे पहला तरीका जो होता था, ये दो तरीका वो क्या क्या, सबसे पहला तरीका जो होता है बच्चों, बाय राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, कि कंपाउंड के स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है ना। तो कंपाउंड के स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग कैसे निकालते थे कि हम लोग करते क्या थे, कंपाउंड का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग लिखें और उसमें हर एक बॉन्ड को तोड़ तोड़कर हम लोग असाइन करते थे किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। और ये दूसरा मेथड जो होता है वो क्या कहलाता है, जनरलाइज्ड मेथड। और दरअसल हम लोग आज के लेक्चर में इसी जनरलाइज्ड मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखना कि पहले वाला मेथड जो होता था वो ज्यादा बेनिफिशियरी होता था, क्योंकि वहां पर गलती होने की चांसेस होती थी या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। इस वाले मेथड में थोड़ा बहुत एजम्पशंस या फिर हम लोगों को मानना पड़ जाता है, और कुछ कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। और वो गलती को हम लोग कैसे मिनिमाइज करें वो भी आप लोग इस लेक्चर में अंत तक में जरूर सीखोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनमें हम लोगों को कौन कौन से रूल के बारे में जानना होता है। यहाँ पर 7-8 रूल मैं बता रखा हूं, और उन सारे रूल्स को अगर आप लोग डीपली और अच्छे से समझोगे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, और आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का, दुनिया में किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली निकाल सकते हो। तो लेकिन इन सारे बेसिक बातों को एक एक करके ध्यान से सीखना है और समझना है। सबसे पहला बात जो है बच्चों बोला जा रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट और एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म। यानी कि वो किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में क्यों ना रहे, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वो जीरो होता है तब जब वो एलिमेंटल स्टेट में रहे। जैसे कि हम लोग से अगर पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ये जो फ्लोरीन है ये कितना होगा इन F2 एलिमेंटल स्टेट है फ्लोरीन का, तो आप लोग जवाब दोगे जीरो, ठीक है ना। इसी तरह से पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना होगा, सॉलिड आयरन का टुकड़ा है, मान लो एक टुकड़ा हम लोग आयरन का ले लेते हैं, और उस आयरन के टुकड़े का में किसी भी आयरन एटम का आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो वो सिंपली कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर। यानी कि एलिमेंटल स्टेट में कुछ भी रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जीरो। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2, ऑक्सीजन जो होता है एटमॉस्फेयर में किस रूप में रहता है, O2 के रूप में, और वो एलिमेंटल स्टेट है, वो कोई कंपाउंड नहीं है, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जीरो। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O3 भी अगर पूछ लिया जाए तो भी जीरो होगा। और उसी बात की चर्चा यहां पर हो रही थी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म, यानी कि वो एलिमेंट किस एलोट्रोपिक फॉर्म में है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग मान लें कि सल्फर जो है वो एसिड के रूप में है, और एसिड जो होता है रोम्बिक भी हो सकता है, मोनोक्लिनिक सल्फर भी हो सकता है, प्लास्टिक सल्फर भी हो सकता है, सल्फर का कई सारा एलोट्रोप हो सकता है। तो कोई भी एलोट्रोप रहेगा सल्फर का, वहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जीरो। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br2, कि ब्रोमीन Br2 के रूप में रहता है ना, तो क्या जवाब दोगे, जीरो। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला रूल ये बताता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट इज इक्वल टू जीरो। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट in its monoatomic ion is equals to charge present on the ion, कि कोई मोनोएटॉमिक आयन है। मोनोएटॉमिक आयन क्या होता है, जैसे कि मान लो SO4 2- भी है और S2- दोनों आयन है। पहला जो है दैट इज सल्फेट आयन, और दूसरा जो है दैट इज सल्फाइड आयन, ठीक है ना। पहला सल्फेट आयन है, दूसरा सल्फाइड आयन है। तो सल्फेट आयन जो है उसको हम लोग मोनो एटॉमिक आयन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, पॉली एटॉमिक आयन। और ये जो सल्फाइड आयन है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, मोनो एटॉमिक आयन। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक आयन की, ठीक है ना, यानी कि सल्फाइड आयन की। तो किसी मोनो एटॉमिक आयन में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर मौजूद चार्ज के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको हटा देता हूं।
यानी कि बोला जा रहा है यहां पर कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन इट्स मोनोएटॉमिक आयन, जैसे H2 माइनस इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट अपॉन इट, -2 के बराबर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2 प्लस इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3 प्लस कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, वो +3 के बराबर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सीजन है और वो O2 माइनस आयन है, तो कितने के बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन P3 माइनस आयन इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर। यानी कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि किसी भी मोनोएटॉमिक आयन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर मौजूद चार्ज के बराबर है, लेकिन बात कर रहे हैं सिर्फ मोनोएटॉमिक आयन की। पॉलीएटॉमिक आयन के लिए ये सारी बातें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आप लोग देखो, नेक्स्ट बात में बोला जा रहा है सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन इन देयर कंपाउंड। इस बात को सबसे ध्यान से देखना, क्योंकि यही बात आपको आगे चलकर काम में आने वाला है कि पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है, उन बहुत सारे एलिमेंट में कुछ कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। तब जब वो कंपाउंड एलिमेंटल स्टेट में रहेगा तब तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा, लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल का कुछ कुछ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो कुछ कुछ एलिमेंट अगर कंबाइंड फॉर्म में रहे यानी कि कंपाउंड बनाकर रहे, तो वहां पर उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि वो बदल नहीं सकता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, समझ के देखना कि यार इन चीजों को याद भी करते चले जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, तो अल्कली मेटल्स, याद हुआ, अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं। अल्कली मेटल कहां रहता है पीरियोडिक टेबल में, इन ग्रुप 1, याद रहेगा ना, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 हाइड्रोजन को छोड़कर, तो हाइड्रोजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, याद रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो सबसे पहले इन दोनों को याद कर लो जल्दी से। अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, +2 के बराबर। लेकिन अल्कली मेटल में कौन कौन हो गया, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम होगा, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, यानी कि ये सारा एलिमेंट आपको कहीं भी दिख गया, किसी भी कंपाउंड में दिख गया, जैसे K2SO4 है, वहां पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा +1। KMnO4 है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा +1। KNO2 है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा +1। मतलब कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम कहीं भी कोई कंपाउंड बनाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं करना, फ्री स्टेट में रहा, जैसे सिर्फ लिथियम है, सिर्फ सोडियम, सिर्फ पोटेशियम है, तो वहां पर इन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है ना। इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन हो गया, जल्दी जल्दी बता दो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। तो ये जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इन सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों, वो +2 के बराबर होता है। अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने के बराबर होता है, +1 के बराबर। मतलब ये फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कुछ भी हो जाए इन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, नहीं। तो 2 तो याद हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन अगर आप लोगों को कहीं दिख जाए तो उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, जो कि -1 के बराबर होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह में नहीं ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है एक से अधिक कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, लेकिन फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा -1, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। इसी तरह से आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 12 का एलिमेंट, तो ग्रुप 12 में है कौन कौन सा, जिंक और कैडमियम। यानी कि याद रखना, सारे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मरकरी 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो जिंक एंड कैडमियम। तो ये जिंक और कैडमियम कहीं दिख जाए तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वो भी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, याद रहेगा। इसके बाद आप लोग याद करो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ये तुम्हारा स्कैंडियम, दैट इज इक्वल टू +3, और किसका, तो बोरोन का और एल्यूमिनियम का। तो ये 3 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। और इसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है जिसका कि फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में रहता है। ये वाला स्क्रीनशॉट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको जल्दी से एक बार 2 मिनट रुकते हुए याद कर लेते हैं कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा +1, अल्कलाइन का +2, जिंक कैडमियम का भी +2 याद रखना चाहिए लोगों को। फ्लोरीन का -1 फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नहीं। और
तुम्हारा जिंक और कैडमियम का भी +2, और स्कैंडियम, एल्यूमिनियम और आपका बोरोन जो है ग्रुप 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। वो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहां पर इन चीजों को जानेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। लेकिन अभी बस जानो कि स्कैंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम का फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और वो कितने के बराबर होता है? +3 के बराबर। याद हो गया। अब अगले में चलते हैं हम लोग। अब बोला जा रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो ये 3 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। एक तो 0 हो गया अगर एलिमेंटल स्टेट में रहा, और बाकी दो जो रहता है +1 या -1। तो सामान्य रूप से ये जनरली किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है? +1 में। सामान्य रूप से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। लेकिन इन हाइड्राइड्स, इन मेटालिक हाइड्राइड्स की, मेटालिक हाइड्राइड की बात करें तो वहां पर हाइड्रोजन जो होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। तो जनरली की बात छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से हाइड्रोजन तो +1 में रहता है। मेटालिक हाइड्राइड क्या होता है? जैसे कि तुम्हारा हो गया NaH, ठीक है ना। अल्कली मेटल का जितना भी हाइड्राइड है, LaH, LiH, KH, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्राइड जैसे MgH2, कभी कभी एल्यूमिनियम का हाइड्राइड, यानी कि मेटल ही हाइड्राइड बनाता है। और अगर मेटल का जो हाइड्राइड होगा वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पक्का जो होगा वो कितने के बराबर होगा? -1 के बराबर। और ये आप लोगों को याद रखना है। यानी कि हाइड्रोजन अगर पूछा जाए कि कितने तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है तो 3 बोलोगे। क्या? एक तो H2 में 0, यहां पर लिख देता हूं, H2 में ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंटल स्टेट है तो 0 रहेगा, इसको ये भी काउंटेबल है। और सामान्य रूप से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहता है, और कभी कभी -1 भी कहां? जब वो मेटालिक हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ये जनरली ही याद करना है। सामान्य रूप से ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है? -2। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। ऑक्सीजन सामान्य रूप से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। इसके अलावे ये किस किस रूप में रह सकता है? तो -1 में। कहां? तो इन पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड्स में। पेरोक्साइड क्या हो गया? तो देख रहे हो घूम के इधर से इधर आ गया। पेरोक्साइड्स हो गया जैसे H2O2, K2O2, Na2O2, सही है ना। Rb2O2, जैसे CrO5 में भी पेरोक्साइड रहता है, 4 ऑक्सीजन, आप लोगों ने देखा होगा पिछले लेक्चर में। और भी है जैसे BaO2 एटसेट्रा। तो ये सब का सब पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड किसको बोलते हैं? जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हो, 2 ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से जुड़ा हो, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? वो -1 के बराबर होता है, ठीक है ना। इसके अलावे जो होता है ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो सकता है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है। इसका पैराडॉक्स इसी लेक्चर में हम लोग लास्ट में देखेंगे, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या वजह होता है, लेकिन जब देखेंगे तब। अभी जानो कि सुपर ऑक्साइड जैसे कि तुम्हारा हो गया KO2, बहुत सारा सुपर ऑक्साइड होता ही नहीं है, कुछ कुछ होता है। KO2, RbO2 सब हम लोग S ब्लॉक एलिमेंट जब अल्कली मेटल पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, CsO2 वगैरह वगैरह। तो यहां पर जो सुपर ऑक्साइड होता है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है? -1/2 में। इसी के तरह इन OF2, ये याद रखना, ये एक्सेप्शनल है। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है क्योंकि फ्लोरीन का फिक्स होता है। फ्लोरीन का जब -1 होगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का निकालोगे ना, तो वो +2 आएगा। और O2F2 में +1, एक ही एग्जांपल है +1 और +2 वाला। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि ऑक्सीजन किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है? -2 सामान्य रूप से, पेरोक्साइड्स में -1, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2, और OF2 में +2 और O2F2 में +1। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 6 हुआ। 5 यहां दिख रहा है, और O2 में तो 0 रहेगा ना, उसको मत भूल जाना। O2 में चूंकि एलिमेंटल स्टेट है तो वहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने के बराबर होगा? ऑक्सीजन का 0 के बराबर। अब अगले में बढ़ते हैं। तो इस वाले में बोला जा रहा है इन बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर का जितना पॉइंट सकना था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। एक लास्ट वाला पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको भी देख ही लेते हैं। इन बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पॉजेसिव, मेटल पॉजेसेस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल नॉन मेटल नेगेटिव। फालतू वाला पॉइंट है, कुछ विशेष बात है नहीं। कि अगर बाइनरी कंपाउंड किसको बोलते हैं? कि वैसा कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं HCl की, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं NaCl, सॉरी,
जैसे MgBr2, ये सब बाइनरी कंपाउंड है, जिसमें एक ऐसा बाइनरी कंपाउंड मैंने चुना है यहाँ पर जिसमें एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। तो मेटल हमेशा होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, सोडियम का यहाँ +1 होगा, और क्लोरीन जो है यानी कि नॉन मेटल है निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है, मेटल हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में और नॉन मेटल जो होता है वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। कुछ विशेष बात था नहीं इस पॉइंट में। इसी तरह से यहाँ पर इन बाइनरी कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि दो दो नॉन मेटल का बाइनरी कंपाउंड है, तो नॉन मेटल विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गिवन टू बी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाइल नॉन मेटल विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गिवन टू बी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि जैसे कि बाइनरी कंपाउंड है दो नॉन मेटल का, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं HCl की, HBr की, है ना, या ICl, ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है। तो अगर दोनों को दोनों नॉन मेटल रहेगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उस पर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है ना। यहां पर दिख भी रहा होगा कि जैसे ICl की बात करें तो क्लोरीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ICl में क्लोरीन पर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा और I पर जाकर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। ठीक है ना। एज अकॉर्डिंग टू, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट को तुम लोगों को ध्यान से देखना है और सीखना है। एज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन का जो नियम है उसके अनुसार हम लोग क्या देखते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और आयन इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट अपॉन इट। कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि अलजेब्रिक सम किसका, तो जितना भी एलिमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट में, जितना भी एलिमेंट है उन सबों के ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम जो होता है किसी मॉलिक्यूल या आयन में, उस मॉलिक्यूल या आयन पर मौजूद टोटल चार्ज के बराबर होता है। इस बात का क्या मतलब जाता है, उस मतलब को बहुत सारे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल देखने के पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया था कि सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि अगर कोई एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट में है तो वहां पर उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यदि वो एलिमेंट मोनोएटॉमिक आयन के रूप में है तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर उस पर मौजूद चार्ज के बराबर होगा। उसके बाद मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल के कुछ कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होता है। किस किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होता है उसके हर एक कंपाउंड में, तो अल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 के बराबर होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बैरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड में +2 होगा, वो वेरिएबल नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन का हम लोगों ने भी देखा ना, 6 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, तो इन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं बदलता। उसी तरह फ्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है जो कि -1 के बराबर होता है। कुछ कुछ एलिमेंट्स है जैसे जिंक है, कैडमियम है, इन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 के बराबर होगा। कुछ कुछ एलिमेंट है स्कैंडियम है, तुम्हारा बोरोन है, एल्यूमिनियम है, इन सारे एलिमेंट को भी अगर कहीं देखने को मिले तो इन सारे एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितने के बराबर होता है, वो +3 के बराबर होता है। ठीक है ना। इसको भी याद रखोगे तुम लोग। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस बात पर कि जो बाकी सारा पॉइंट था, बाकी सारे पॉइंट में हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्य तौर पर +1 और हाइड्राइड रहेगा तो वहां पर -1, ऑक्सीजन का सामान्य तौर पर -2 और अगर पेरोक्साइड रहेगा तो -1, सुपर ऑक्साइड रहेगा तो -1/2 और अगर OF2 रहेगा तो +2 और O2F2 रहेगा तो याद रखना OF2 रहेगा तो +2 और O2F2 रहेगा तो +1। यहां पर यानी कि ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रह सकता है लेकिन दो ही कंपाउंड में, OF2 में और O2F2 में, अदरवाइज ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। और बाकी एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन का तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही है। उसके बाद दो फालतू टाइप का पॉइंट है, फालतू टाइप का है नहीं लेकिन पढ़ना ही है, कि अगर कोई बाइनरी कंपाउंड है जिसमें एक मेटल एक नॉन मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा। अगर कोई दो एलिमेंट है बाइनरी कंपाउंड है उसमें दोनों के दोनों एलिमेंट नॉन मेटल है तो उस स्थिति में नॉन मेटल विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन टू बी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाइल नॉन मेटल विथ व्हिच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गिवन टू बी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। और सबसे अंतिम जो सामने तुम लोगों को दिख रहा है और इस वाले पॉइंट की ही बात हम लोग कर रहे हैं जिसमें क्या कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जिसमें बहुत सारा एटम है तो उन सारे एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम जो होता है उस मॉलिक्यूल या आयन में मौजूद टोटल चार्ज के बराबर होता है। और इसी के लिए बहुत सारा एग्जांपल, जो एग्जांपल तुम लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा है और इसी में बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करेंगे। खत्म हो गया आज का लेक्चर। एक पैराडॉक्स बचा है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का, लेकिन उससे जरूरी है थ्योरी के अलावे इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को ध्यान से देखना और समझना। ठीक है ना। सबसे पहले इस वाले कंपाउंड को देखो और जिसको अंडरलाइन करा ना मैंने ग्रीन कलर से दिखा, उन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालना है।
जिसको अंडरलाइन करा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो वही लास्ट वाला पॉइंट कि हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम जो होता है टोटल चार्ज के बराबर होता है। तो जिस वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों को निकालना है उसके अलावा तुम लोगों को सोचना है कि बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर तुमको आता है। जैसे सोडियम, ध्यान से देखना क्योंकि पहली बार है तो इसलिए अजीब लग सकता है। सोडियम है तो सोडियम अल्कली मेटल है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1, याद हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन, जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1, क्योंकि मेटालिक हाइड्राइड है भी नहीं, मेटालिक हाइड्राइड होता है तो वहां पर हाइड्रोजन का -1 होता है। और ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक सम हम लोग निकालते हैं। सोडियम का हम लोग +1 लिख दिए, हाइड्रोजन 2 है तो क्या हो जाएगा? +2, और फास्फोरस का निकालना है तो उसको हम लोग x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन 4 है तो +-2 × 4, ठीक है ना। टोटल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन इट, तो इस मॉलिक्यूल पर टोटल चार्ज जो है वो 0 के बराबर है, और इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू जो हो जाएगा +5। सीखे या नहीं सीखे? सीखे तो लाइक बटन दबाओ। इसके बाद BCl3 है तो BCl3 में बोरोन का निकालना है, तो बोरोन का हम लोग x मान लेते हैं, और क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो 3 क्लोरीन है तो -1 × 3 = 0, तो बताओ तो x = कितना हुआ? +3, ठीक है ना। एकदम आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा समय यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालना है, तो कार्बन 2 है तो हम लोग 2x मान लेते हैं, एक कार्बन का x तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 2x, और ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे? 4 × -2, ठीक है ना, इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन इट। देखो तो पिछला जितना 2 एग्जांपल था ना वो न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पर -2 चार्ज है ना तो इक्वल टू -2 कर देना है। तो यहाँ पर से x निकालोगे ना तो कैलकुलेट करोगे, बाकी मैथ्स तो आता ही है ना तुम लोगों को, तो x का वैल्यू +3 आया, यानी कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +3। यहाँ पर निकालो, हाइड्रोजन का +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो +1 × 2 है ना। कार्बन का x मान लेते हैं क्योंकि ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ग्रीन नहीं दिया रहेगा, किसी भी कलर में बुक में रहेगा तो वो अंडरलाइन करा रहता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों को निकालना है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो 2 कार्बन है तो 2x हो गया, और ऑक्सीजन का कितना है? -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन है तो -2 × 4, और टोटल चार्ज देखो तो पूरे मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है? 0 के बराबर। तो इस आधार पर x का वैल्यू निकालोगे ना, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व नहीं कर रहे हैं तुम लोग, वो कर सकते हो, मैथ्स है, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? +3 के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्रोमियम का निकालने बोला जा रहा है, क्रोमियम का निकालने जा रहा है, मैग्नीज का, ठीक है ना, फटाफट बोर हुए बगैर निकालो। तो यहाँ पर पोटेशियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, तो +1 × 2, कार्बन का क्रोमियम है तो क्रोमियम का x मान लेते हैं, 2 क्रोमियम है तो क्या हो जाएगा? 2x, और ऑक्सीजन का -2 तुम लोगों को पता है, तो -2 पता है तो 7 है तो क्या होगा? -2 × 7, -2 × 7 = 0। इसको सॉल्व करोगे ना तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों +6 के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे क्रोमियम का निकालते हैं सेकंड वाले में, तो क्रोमियम का हम लोग x मान लेते हैं, तो 2 क्रोमियम है तो 2x, ठीक है ना। ऑक्सीजन का -2 है तो बताओ तो -2 × 7 = टोटल चार्ज कितने के बराबर होगा? -2 के बराबर। तो बताओ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू +6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? +6 के बराबर। क्लियर है? तो फिर तुम लोग बताओ, इसको एक और तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको एक और तरह से कैसे निकाल सकते हैं? तो पोटेशियम है तो पोटेशियम का +1 है तो 2 पोटेशियम है तो कितना हो जाएगा? +2। सीधे भी निकालो, एक ये तरीका है, सीधे भी निकालो। पोटेशियम का +1 होता है, 2 पोटेशियम है तो +2। क्रोमियम का 6 होता है तो 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा? सॉरी, क्रोमियम को हमको नहीं पता तो क्रोमियम निकालना। ऑक्सीजन का कितना? -2 है तो 7 है तो कितना होगा? -14। तो बताओ तो क्रोमियम का हम लोग कितना रखें कि टोटल बराबर 0 हो जाए? तो इस तरह से भी सोच सकते हो। तो यहाँ देखोगे -14 और 2 -12 है तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमियम के जगह अगर हम लोग यहाँ पर +12 रख दें तो काम चल जाएगा ना, टोटल 0 के बराबर। तो +12 हुआ 2 क्रोमियम को, तो 1 क्रोमियम का कितना आएगा? +6। इस तरह से भी सोच सकते हो, वो देख लेना, प्रैक्टिस करोगे ना तो वो सेकंड वाला मेथड ही ज्यादा इजी लगता है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस के बाद आएगा। तो पोटेशियम का यहाँ पर देखो, पोटेशियम का +1 होता है तो +1 हम लोगों ने लिख दिया। मैग्नीज का x और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 × 4 = 0, ठीक है ना। तो बताओ तो जल्दी जल्दी, यहाँ पर x क्या हो गया? x का वैल्यू जो है वो +7 के बराबर हो गया। यहाँ पर मैग्नीज का निकालोगे, x ऑक्सीजन का -2 × 4 = -1, तो बताओ तो x +7 आया ना। कैसे भी निकालो रिजल्ट एक ही आना है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी निकालो। H2SO4 में सल्फर का तुमसे मानो पूछा जा रहा है, या H2SO3 में भी सल्फर का पूछा जा रहा है। तो पहले वाले का निकालते हैं। हाइड्रोजन का +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या होगा? +1 × 2। सल्फर का कितना होता है? x, सही है ना।
तो एक्स हम लोग मान लिए, एक्स क्योंकि सल्फर का निकालना है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 × 4 = 0। तो इस आधार पर एक्स का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, वो +6 के बराबर। इसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन का निकालो, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +2। एक हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, +2। सल्फर का कितना हो जाएगा x, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2 × 3 = 0। तो बताओ तो x = +4। समझे बात को, समझ रहे हो कि नहीं। इसी तरह H3PO4 जो होता है वो क्या होगा कि हाइड्रोजन का बताओ, यहाँ H3PO4 में फास्फोरस का पूछा जा रहा है, यहाँ H3PO3 में भी फास्फोरस का पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, 3 है तो क्या होगा, +1 × 3। फास्फोरस का कितना हो जाएगा x, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 × 4 = 0। तो यहाँ पर क्या, तो बताओ तो x का वैल्यू कितना आ गया, +5। तुम निकालोगे तो +5 के बराबर, यानी कि यहाँ पर फास्फोरस जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। H3PO4 में जाओ, एकदम पेशेंस के साथ, पेशेंस लूज किए कि गए काम से। फास्फोरस का कितना हो जाता है x, हम लोग मान लिए x, और ऑक्सीजन का कितना, -2 × 3 = 0। तो तुम बताओ तो यहाँ पर निकालोगे तो x = +3 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो फास्फोरस है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसे तुम लोग जानो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। और इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे जब पी ब्लॉक एलिमेंट को अलग अलग हम लोगों को पढ़ना होगा उस वक्त। यहाँ पर HNO3 में नाइट्रोजन का, HNO2 में नाइट्रोजन, पहला जो है दैट वन इज नाइट्रिक एसिड और सेकंड वन इज नाइट्रस एसिड। इस बात को भी जानना तुम लोग, तो जल्दी से निकालो। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 हम लोग मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का x, और ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 × 3 = 0। तो जल्दी से बता दो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू +5 के बराबर हो जाएगा। HNO2 में देखो तो हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का x मान लें, ऑक्सीजन का -2 × 2 = 0। इस आधार पर x = +3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। HClO3 पर हम लोग मूव करते हैं, तो HClO3 जो है इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो तुमसे पूछा जा रहा है। तुम लोग ये नहीं समझना कि ऐसा ही पूरा एग्जाम्पल लास्ट तक होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए करवाते हैं ना, तुम लोग गौर किए होगे, अगर मेरा पुराना वीडियोस वगैरह देखे होगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने का मकसद ही ये होता है कि एक ही चीज बार बार करेंगे तो वो चीज तुम लोगों को इजी लगने लगे। तो इजी बनाने के लिए दरअसल हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन लास्ट में तुम लोगों को बहुत सारा एक्सेप्शनल भी दिखेगा, और उसको मिस नहीं कर जाना तुम लोग, क्योंकि बोर होने की वजह से वो मिस किए तो गए काम से। तो चलो यहाँ पर HClO3 है, दिस इज कॉल्ड क्लोरिक एसिड। तो इसका नाम क्या, नाम तो जान लिया। हाइड्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1। क्लोरीन का कितना होता है, x, और ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 3 = 0। तो इस आधार पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया। H3PO2 में अगर तुम लोग जाओ तो H3PO2 में हाइड्रोजन का +1 × 3 है ना, और फास्फोरस का कितना हो जाएगा x, ऑक्सीजन का -2 × 2 = 0। तो इस आधार पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो फास्फोरस का यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब अगले में जाते हैं, HClO2 है और SO4 में सल्फर का तुमसे पूछा जा रहा है। तो HClO2 में हाइड्रोजन का +1 मान लेते हैं, क्लोरीन का x, और ऑक्सीजन का -2 × 2 = 0। तो इस आधार पर x = कितना हो गया, +3। इसी तरह SO4 में अगर तुम लोग जाओ तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, x मान लो, ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 × 4 = -2। तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +6। यहाँ पर निकालोगे ना तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, वो +6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। PO4 3- Cl2O में क्लोरीन का, चलो निकालते हैं। तो फास्फोरस का हम लोग x मान लिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको अननोन मान के एक्स वाई कुछ भी मान लो। और ऑक्सीजन का तुम लोग जानते हो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो क्या हो जाएगा, -2 × 4 = टोटल चार्ज दैट इज इक्वल टू -3। तो इस आधार पर इसको सॉल्व करोगे ना तो ये +5 के बराबर आएगा, यानी कि इस जगह पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितने के बराबर है बच्चों, +5। यहाँ Cl2O में क्लोरीन का x मान लेते हैं, तो 2 क्लोरीन है तो 2x, और ऑक्सीजन का तुम लोग जानते हो कितना होता है, -2 = टोटल चार्ज = 0। तो x = कितना हो जाएगा, +1, यानी कि क्लोरीन जो है यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। KNO3 की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो KNO3 में नाइट्रोजन का निकालना है, MgSO4 में सल्फर। तो K अल्कली मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना। पोटेशियम
पोटेशियम का +1, नाइट्रोजन का क्या है x और ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0। तो बता दो x = क्या हो जाएगा, दैट इज +5। MgSO4 है तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, Mg अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फर का कितना हो जाएगा x और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2 × 4 = 0। तो x = कितना हो गया, +6। दिस इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, सल्फर का, यानी कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अब एक्सेप्शनल आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस वाले हिस्से को अच्छे से देखना है और सीखने की कोशिश करना है। जैसे कि यहां पर इस वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो ये वाला मेथड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इस मेथड से पहले निकालते हैं और देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का कितना आता है। तो ये यहाँ पर कैल्शियम तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानोगे, +2। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। क्लोरीन का x मान लेते हैं, तो 2 क्लोरीन है तो 2x = 0। तो यहाँ पर x = कितना आया, 0। तो इसका क्या मतलब है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बताओ तो गड़बड़ आया ना, इसीलिए बोले थे कि ये वाला मेथड कभी कभी रॉन्ग रिजल्ट भी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर मेथड क्या होता है, स्ट्रक्चरल मेथड। तो स्ट्रक्चरल मेथड के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, CaOCl2 का स्ट्रक्चर लिखते हैं, CaOCl और स्ट्रक्चरल मेथड में हम लोग करते क्या थे कि बॉन्ड तोड़ते थे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ये क्लोरीन की तरफ, ये ऑक्सीजन की तरफ और ये भी ऑक्सीजन की तरफ। तो तुम बताओ कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 दिखा, इस क्लोरीन का ये क्लोरीन का +1 और ये नीचे वाले क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि ऊपर वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज किया है और नीचे वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और ये +2, लेकिन हम लोगों को मतलब है क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर से, तो यानी कि CaOCl2 जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, यहाँ पर 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, इससे हम लोगों को पता चला कि हम लोग ये जनरल मेथड से जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जो कि 0 आया क्लोरीन का, वो एक्चुअली एवरेज आ जाता है। यानी कि एक क्लोरीन का +1 था, दूसरे क्लोरीन का -1 था, तो डिवाइडेड बाय 2 अगर हम लोग कर दें तो दरअसल ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 दे देता है। समझ में आ रही है बात। तो हम लोगों को 0 एवरेज से कोई लेना देना है नहीं, हम लोगों को एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर वो पिछले वाले मेथड से यानी कि स्ट्रक्चरल मेथड से। अगर उस वाली वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर आप लोग खुद से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अब CrO5 की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो निकालो। तो क्रोमियम को x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, तो -2 × 5 = 0, तो x = +10, x = +10 हो गया, ठीक है ना। x = क्या होता है, +10। दुनिया में किसी भी एलिमेंट का अगर पीरियोडिक टेबल में की अगर हम लोग बात करें, पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ऑस्मियम एंड रुथेनियम का होता है, और वो कितने के बराबर होता है, +8। यानी कि +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर तो संभव ही नहीं है। तो ये +10 कहां से आ जाएगा, तो जरूर से यहाँ पर गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी ये है कि यहाँ पर CrO5 का जब हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे Cr, तो क्या होता था, याद होगा तुम लोगों को, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर CrO5 का ऐसे। तो हम लोग क्या पाते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 ऑक्सीजन है ना, ये 2 ऑक्सीजन एक्चुअली पेरोक्साइड है, ये वाला भी, यानी कि कुल मिलाकर 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड, और ये वाला ऑक्सीजन जो है दैट इज ऑक्साइड। तो इस आधार से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +6। बॉन्ड तोड़ के, एक बॉन्ड इधर तोड़े, एक इधर तोड़े, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो बताओ तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितने के बराबर आ गया, वो +6 के बराबर आया। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि CrO5 में एक्चुअली क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, ना कि +10। +10 निकाले इस मेथड से तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ रहे हैं। CrO5 का नाम क्या होता था, याद हो तुम लोगों को, तो ये कारोज एसिड कहलाता था। और सामान्य रूप से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जैसे हाइड्रोजन का +1 × 2 है ना, सल्फर का हम लोग x, और ऑक्सीजन का -2 × 5 = 0। तो इस आधार पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, तो ये +8 के बराबर आएगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। यानी कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा लूज करेगा, तो बताओ तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहां तक जा सकता है, 6 तक। इसी तरह से अगर जानना चाहो तो ग्रुप 17 में जो भी एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को छोड़ दें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब ज्यादा से ज्यादा 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो उन सबों का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +7। ग्रुप 15 की अगर हम लोग बात करें, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह, तो ये सब के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारा 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इन सबों का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, वो +5। इसी तरह तुम लोग जानना चाहो तो ग्रुप 13 में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +3 होता है, ग्रुप 14 के किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकता है, ग्रुप 15 के किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 5 हो सकता है, ग्रुप 16 के किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो सकता है, ग्रुप 17 के किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो सकता है। इन सारी बातों को आप लोगों चाहो तो पॉइंट अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग चाहो तो उन चीजों को कॉपी में या लिखते भी चले जाना, ठीक है ना। तो अब तुम देखो जैसे ये कारोज एसिड है, ठीक है ना, कारोज एसिड में x = +8 आ गया, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये गड़बड़ है ना। तो कैसे इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे, उसके स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर का लिखना पड़ेगा कारोज एसिड का, जो कि इस तरह से है SOO, और यहां पर देखो 2 ऑक्सीजन लिंक है, और 2 ऑक्सीजन लिंक है तो उसी को तो हम लोग पेरोक्साइड बोलते हैं, यानी कि इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1, और बाकी सब जो है वो सिंपल ऑक्साइड है, यानी कि जिस ऑक्सीजन पर -1 है दैट इज पेरोक्साइड, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज भी है, और बाकी सब जो है ऑक्साइड। तो इस स्थिति में बॉन्ड तोड़ के जब तुम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, तो वो +6 के बराबर आएगा, यानी कि दिस इज द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कारोज एसिड, तो याद भी कर लेना है। इसी तरह से H2SO8 की भी अगर हम लोग बात करें, जिसको कि हम लोग क्या नाम देते थे, याद हो तुम लोगों को, तो मार्शल्स एसिड भी बोलते थे, और इसका सामान्य तौर पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, लिखो +1 × 2, और सल्फर का कितना होता है 2x, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 8 = 0। तो तुम बता दो यहाँ पर x = कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आया। तो ये भी तो गड़बड़ है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है, +7 कैसे आ जाएगा, तो ये गलत है। तो इसको कैसे हम लोग सुधार करेंगे, इसका भी हम लोगों को स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर जब तुम लिखोगे H2SO8 का, तो मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें 2 पेरोक्साइड बीच में आ गया, दिखा ना, 2 ऑक्सीजन ऐसा आया जो कि आपस में लिंक है, और जैसे आपस में लिंक वाला ऑक्सीजन तुम लोगों को नजर आया तो समझ जाओ कि वो पेरोक्साइड है, ठीक है ना। तो यानी कि इन 2 ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -1, और बाकी सारा ऑक्सीजन तो सिंपल ऑक्साइड है, इस वजह से उन सारे ऑक्सीजन पर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो तुम बताओ कि ये जो सल्फर तुमको यहाँ नजर आ रहा है, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगा। यहां पर से निकाल लेना बॉन्ड तोड़ तोड़ के, ठीक है। S4, ये जो SCHO उसको छोड़ रहे हैं, वो ऑर्गेनिक वाले का एक साथ हम लोग करके देखेंगे। S4O6 2- सामान्य तौर पर अगर निकालो सिंपल मेथड से, तो तुम देखो सल्फर का X मान लो तो ये हो जाएगा 4x, बोर नहीं होना, यही सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों को फंसाएगा, और अगर इन चीजों को आप लोग अच्छे से देखते हो तो बाकी स्टूडेंट से आप लोग डिस्टिंग्विश हो गए, ठीक है ना। तो सल्फर का X हम लोग मान लिए, तो 4 सल्फर है तो 4x, प्लस ऑक्सीजन का हम लोग -2 मान लेते हैं, तो -2 × 6 = टोटल कितना चार्ज के बराबर हो गया, -2 के बराबर। तो देखो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो ये लगभग +2.5 के बराबर आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हुआ ना, कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर संभव नहीं होता है, क्यों नहीं होता वो आगे चलकर हम बता रहे हैं। तो यहां पर इस ऑक्सीडेशन नंबर को जस्टिफाई करने के लिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर लिखो O- S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O। यहाँ पर कुछ गलती की है, तुम लोगों को दिख गया होगा, वो गलती क्या है कि बीच में 2 ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि बीच में क्या है 2 सल्फर है। तो मिटा लेते हैं पहले, इसको मिटाने के बाद यहाँ पर दोनों सल्फर हम लोग डाल दिए। तो ये वाले स्ट्रक्चर से जब तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो बीच वाले दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी कि ओल्ड मेथड से, इसका 2 मेथड सिखाए थे कि रियल ऑक्सीडेशन स्टेट बीच वाले दोनों सल्फर का -1 हो जाता है, और किनारे वाले का हो जाता है +6। लेकिन अगर ओल्ड मेथड से निकाले तो +5, पूरा नया मेथड भी लिख ही देते हैं यहाँ पर, तुम लोग कंफ्यूज ना हो इस वजह से। O- S डबल O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O- ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ तो नए मेथड के अनुसार इन दोनों सल्फर पर -1 और इन दोनों सल्फर पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, +6 हो जाएगा, सही है। तो अब तुम बताओ कि ये रियल है, ये जो अभी बताया ना रेड कलर से जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है स्ट्रक्चर पर, ये सारा का सारा रियल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो
2.5 कहां से आ गया? तो 2.5 एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तुम देखो पहले वाले को अगर ध्यान से देखोगे तो 4 सल्फर है, पहले सल्फर पर +5 +0 और चौथे वाले सल्फर पर +5 और डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2.5 के बराबर, है ना। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर से भी अगर देखो तो पहले वाले सल्फर पर कितना है? +6 -1 +6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी 2.5 ही रिजल्ट देगा, यानी कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 2.5 के बराबर, जो कि तुम लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि NH4NO3 का भी हम लोगों को निकाल के दिखाना है। तो NH4NO3 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसमें दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सिंपल मेथड से निकालते हैं, पहले सिंपल मेथड से निकालो, एक मिनट। तो नाइट्रोजन का एक्स ले लेते हैं, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन है तो +4, फिर नाइट्रोजन का हम लोग एक्स ले लेते हैं, 3 ऑक्सीजन है तो -6 = 0। तो जल्दी से बताओ तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये +1 देगा, यानी कि दोनों नाइट्रोजन पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहाँ पर रियल में है नहीं, ऐसा इस वजह से कि NH4NO3 दरअसल आयनिक कंपाउंड है और ये टूट जाता है दो आयंस NH4+ NO3-, और इन दोनों आयन में नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। यहां पर नाइट्रोजन का निकालोगे तो x +4 = +1, है ना। x नाइट्रोजन का मान लिया, हाइड्रोजन का +1 × 4 = टोटल चार्ज +1, तो x का वैल्यू आ गया तुम लोगों को यहाँ पर -3 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड वाले केस में नाइट्रोजन का निकालो तो इसको x, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या मान लोगे? -6, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -6 = टोटल चार्ज दैट इज -1, तो x = कितने के बराबर हो जाएगा? दैट इज +5। तुम देखो कि ये वाला जो एक नाइट्रोजन है NH4 में, तो ये नाइट्रोजन जो है ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और दूसरा वाला जो नाइट्रोजन है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +5। तो ये +1 कहां से आ गया? दिस इज एक्चुअली एवरेज। तुम देखो कि पहले वाले नाइट्रोजन का -3, दूसरे वाले का +5 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो ये +1 के बराबर आएगा ना। तो वो +1 एक्चुअल है नहीं, +1 इज नॉट द रिजल्ट एंड नॉट द आंसर, दिस इज इनकरेक्ट। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? NH4NO3 में एक नाइट्रोजन का -3 NH4 वाला और NO3- वाले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने के बराबर हो जाएगा? वो +5 के बराबर, ठीक है ना। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। Br3O8 जो है यहाँ पर ब्रोमीन का मानो तुमसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल मेथड से पहले निकालते हैं। ब्रोमीन को हम लोग x मान लेते हैं, तो 3 ब्रोमीन का 3x प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2 × 8 = 0। तो बताओ तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? +16/3, है ना। तो ये भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आया, और अभी आप लोगों को बताया फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 2 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में। तो वहां पर Br3O8 का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता। तो ये हो कैसे गया? तो उसके लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर पर मूव करना होगा। तो देखो तो Br3O8 का स्ट्रक्चर क्या होगा? डबल बॉन्ड O, Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो तुम यहां पर निकालोगे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? देखो तो सारे बॉन्ड को तुम तोड़ोगे, किसके तरफ टूटेगा? ऑक्सीजन की तरफ। क्यों ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तोड़ोगे तो उस स्थिति के बाद यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वाले में आ जाएगा +6, दूसरे ब्रोमीन का आ जाएगा +4, और तीसरे ब्रोमीन का भी +6 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे Br3O8 में 3 ब्रोमीन जो है, एक ब्रोमीन +6 में है, दूसरा ब्रोमीन +4 में है, और तीसरा ब्रोमीन +6 में है। तो बताओ तो ये +16/3 कहां से आया? तो दिस इज एक्चुअली एवरेज। कैसे एवरेज? तो एक ब्रोमीन का +6, एक ब्रोमीन का +4, एक ब्रोमीन का +6 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको दिखेगा ये +16/3 होगा। यानी कि पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जब भी बताएंगे तो वहां ये बात बोलेंगे, इफ एनी एलिमेंट in any molecule or ion have fractional oxidation state, then that is actually average of the oxidation state of all the element of all the same kind of element present in the molecule or ion. Okay, अब इसी तरह से हम लोग कुछ ऑर्गेनिक का देख ही लेते हैं अब, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनिक का ऊपर हमने छोड़ा था HCHO। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी तुम लोगों को निकालना रहे ऑक्सीडेशन नंबर, तो सबसे उपयुक्त मेथड जो होता है बच्चों, वो स्ट्रक्चर वाला ही होता है। जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम लोगों को पढ़ाएंगे तो वहां तुम लोगों को खुद से दिख जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर लिखना बहुत ज्यादा टफ काम होता नहीं है। अभी लग सकता है कि सर स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखेंगे, तब तो हम लोग जाके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, एकदम सिंपल है। जैसे SCHO को देखो, SCHO में क्या है
कि हाइड्रोजन रहता है C डबल बॉन्ड O और H। तो इस परिस्थिति में बॉन्ड को सबसे पहले तोड़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस आधार पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा। लेकिन कार्बन देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन को लॉस किया और 2 इलेक्ट्रॉन ले भी लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +2 और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -2, तो टोटल चार्ज कितना हुआ 0। यानी कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। और ऐसे HCHO में हम लोग डायरेक्ट भी निकालते हैं तो वही रिजल्ट देता है। देखो एक हाइड्रोजन है, पहला वाला हाइड्रोजन ध्यान से देखना, तो उसका +1, कार्बन का हम लोग X मान लेते हैं, दूसरे वाले हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू 0, इस मेथड से भी वही आएगा। तो एक लॉजिक हम लोग अपने मन में डाल लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक कार्बन रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेथड से निकालो, स्ट्रक्चर से या फिर जनरलाइज्ड मेथड से, दोनों एक ही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर कि उस कंपाउंड में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक कार्बन है, तो अगर तुम जनरलाइज्ड मेथड से निकालोगे तो वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर दे देगा, और स्ट्रक्चर से निकालोगे तो वो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर देगा ईच ऑफ द कार्बन एटम का। देखो अब यहां पर जैसे हम लोग CH3 CH2OH की बात कर रहे हैं, तो अगर तुम सिंपल मेथड से निकालोगे तो देखो पहले वाले कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट X हम लोग मान लिए, फिर 3 हाइड्रोजन है तो +3, फिर 2 कार्बन आया X, फिर 2 हाइड्रोजन है तो हम लोग 2 मान लिया, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1 इज इक्वल टू 0। तो इस आधार पर X का वैल्यू कितना आ गया, ये -2 के बराबर आएगा। तो ये -2 एक्चुअली दोनों कार्बन का एवरेज है। अब एक्चुअल भी निकाल लेते हैं। देखो CH3 जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 देखो, क्योंकि बॉन्ड भी तोड़ना है और बॉन्ड तोड़ने आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है बॉन्ड तोड़ने तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही एक्सप्लेन मैनर में आप लोगों को बताया था, लेकिन पता नहीं चलता इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन करने के बावजूद अगर किसी को लग रहा है कि हम 9th-10th का पढ़ा रहे हैं। होता क्या है ना कि जब कोई भी चीज बहुत इजी लगने लगता है तो लगता है अरे ये सब तुम लोग 9th-10th में पढ़े थे, भैया यही पढ़ना है 11th-12th में। बहुत शॉकिंग था ये, सुन के ही दिमाग हिल गया कि सर आप तो 9th-10th का पढ़ा रहे हैं। खैर कोई नहीं, तो चलो यहाँ पर क्या है कि ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ तुम गौर करो कि ये बॉन्ड किसके तरफ टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ, ये भी ऑक्सीजन की तरफ। क्योंकि क्या करना है, उस दिन में मैंने अर्जुन वाली कहानी बताई थी कि जब हम लोग देख रहे हैं, निशाना आंख पर लगा रहे हैं, तो सिर्फ आंख दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बराबर बराबर टूटेगा क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच बना हुआ है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो तुम बताओ, तो जल्दी जल्दी बताओ, एकदम ध्यान से देखना। इस कार्बन को देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे ना तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन आया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आया है तो -3। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो -2, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज भी किया है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो देखो +1, तो कुल मिलाकर कितना हो गया -1। तो 2 कार्बन का निकाला था, बाकी हाइड्रोजन का तो +1 है, ऑक्सीजन का -2 +1 +1 +1 +1 +1 है ना, इस तरह से। तो तुम गौर करो कि ये वाला जो पहला हाइड्रोजन है तो उस पहला कार्बन का -3 और दूसरे का -1, तो जल्दी से बता दो तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा -3 -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -2, और वही -2 तुम लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब चलो CH3 CHO CH3 COOH, इसमें भी 2 कार्बन, अभी मैंने बताया कि अगर सिंपल मेथड से निकालोगे, जनरलाइज्ड मेथड से, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एप्लीकेबल है जहां पर एक ही कार्बन है। लेकिन एक से अधिक कार्बन अगर रहे तो वहां पर कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। तो वहां पर हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख लो और उसके बाद बॉन्ड को तोड़ो, वही एक्चुअल रिजल्ट देगा, अदरवाइज आप लोग गड़बड़ करोगे। देखो यहाँ पर कार्बन की तरफ टूटेगा क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। यहाँ पर बराबर बराबर तोड़ दिया मैंने, यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। फटाफट देखो, इस कार्बन पर चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन आया तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट सीधे निकल गया -3, ठीक है ना। इस कार्बन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लूज किया और 1 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड लूज किया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये +3 आया। अब हम सीधे बोल सकते हैं जनरलाइज्ड मेथड से अगर तुम लोग निकालते हैं ना यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो 0 आता। तुम लोग भी सीख गए होगे क्यों 0 आता, इस वजह से कि जनरलाइज्ड मेथड से जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं दैट इज एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, और -3 और +3 का एवरेज क्या होगा, -3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। 2 बार प्लस लिखा गया, इग्नोर करना।
तो यहाँ पर निकाल के भी देख लेते हैं क्या गया, 2 मिनट लगेगा। कार्बन का एक्स मान लिए, 3 हाइड्रोजन है तो +3, फिर कार्बन है तो उसका एक्स मान लिए, फिर 2 ऑक्सीजन है तो -4, फिर 1 मान लिया इक्वल टू 0। चेक करो, तुमको हमेशा एक्स का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने सीखा कार्बन का कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ पर कार्बन का निकालो, यहाँ पर चूंकि एक कार्बन है तो जनरलाइज मेथड से निकालो या सिंपल मेथड से निकालो, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही आएगा। ये हम छोड़ दे रहे हैं, ये हम छोड़ देना, तुम दोनों मेथड से निकाल कर देखना। अब हम लोग जाते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड पर। ये 3 मिक्स्ड ऑक्साइड हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तुमको, दिखा Mn3O4, Pb3O4 और Fe3O4, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। और मिक्स्ड ऑक्साइड में क्या कहानी होता है, तो सिंपल मेथड से अगर देखो तो यहाँ पर आयरन का 3x मान लिए, आयरन का x, और ऑक्सीजन का क्या होगा -2 × 4 = 0। तो इस आधार पर x = +8/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये +8/3 हो गया। दूसरे का निकालो Pb3O4, यहां पर भी वही कहानी होगा। लेड का x मान लो तो क्या हो जाएगा 3x - 4 × 2, सॉरी फिर से लिख देते हैं, तो 3x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है ना, -2 × 4 = 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू भी +8/3 आ जाएगा, ठीक है ना। इस मेथड से भी निकालें। अब Mn3O4 में भी देखोगे तो मैग्नीज में, मैग्नीज का x मान लो तो 3x प्लस -2 × 4 = 0। तो x = +8/3 आ जाएगा, है ना। यानी कि तीनों में जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +8/3 आया। ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यही हम लोगों को पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ना, जो कि नीचे झलक भी दिख गया होगा कि पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ये बोलता है कि किसी भी एलिमेंट का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता। तो ये हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इट मस्ट बी एवरेज ऑफ द एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। तो तुमको एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे Fe3O4 की बात करते हैं। एक्चुअली मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड दरअसल 2 ऑक्साइड का मिक्सचर है, Fe3O4, ये रटना पड़ेगा और याद रहना चाहिए, FeO प्लस Fe2O3 का मिक्सचर है। याद हुआ तुम लोगों को, Fe3O4 एक्चुअली FeO प्लस Fe2O3 का मिक्सचर है। FeO जो होता है, FeO प्लस Fe2O3 की बात कर रहे हैं, इसमें FeO जो है ये आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, +2 निकाल लेना, वही सेम मेथड के। आयरन का x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 = 0, तो x = +2 आएगा, ठीक है ना। यहीं पर आयरन का निकालोगे तो ये आएगा +3। कैसे आया कि आयरन का 2x मान लो प्लस ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो +3 आ जाएगा। मतलब उसी मेथड से निकालोगे, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ पर, इसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख भी लिए होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो Fe3O4 में जो आयरन है वो 2 अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, एक आयरन +2 में और 2 आयरन +3 में। तो देखो तो ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया है, +2 एक आयरन का है और 2 आयरन का +3 है, यानी कि +3 + 3 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो तो +8/3 आया ना। समझ में आया क्या। तो तुम लोगों को एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है, तो वो ये याद रखना है कि Fe3O4 में 2 आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 है, ठीक है। इसी तरह Pb3O4 की भी बात करते हैं। Pb3O4 जो है दरअसल PbO प्लस PbO2 का मिक्सचर है, और PbO भी 2 मॉलिक्यूल, याद रहेगा कि Pb3O4 दरअसल 2 PbO और 1 PbO2 के मिक्सचर के बराबर है। तुम लोग चेक कर लो, यहाँ पर 3 लेड भी हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन भी हो जाएगा। यहाँ पर निकाल के नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ वैल्यू लिख दे रहे हैं कि लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन का -2 है तो लेड का +2 हो गई, और यहाँ पर लेड का निकालोगे ना तो ये +4 होगा, ऑक्सीजन का -2 है तो लेड का कितना हो जाएगा, +4। तो तुम बताओ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा। 2 लेड है पहले में, तो +2 +2 2 लेड हो गया, और एक लेड का +4 है और डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू +8/3। समझे बात को। इसी तरह Mn3O4 है, Mn3O4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। Mn3O4 में मैग्नीज जो होता है 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, वो कैसे कैसे, ट्वाइस ऑफ MnO प्लस MnO2, याद रहेगा। तो पहला मैग्नीज जो है ये +2 में है और दूसरा मैग्नीज जो है ये +4 में, तो एवरेज निकालोगे ना तो ये एक्चुअली +2 + 2 +4 डिवाइडेड बाय 3 होगा, यानी कि कितने के बराबर हो जाएगा, 8/3 के बराबर, ठीक है ना। तो अब तुम लोग को बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है।
ऑक्सीजन, ये तीनों को एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जल्दी से मिक्स्ड ऑक्साइड याद करो तो Fe3O4, Pb3O4 और Mn3O4 याद करो जल्दी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो नहीं याद करवाते, समय नहीं लेते, ठीक है। तीन ही मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, तो ये भी अच्छा है कि तीन ही होता है, तीनों को याद कर भी सकते हैं। Fe3O4 दरअसल मिक्सचर होता है किसका, FeO प्लस Fe2O3 का। Pb3O4 मिक्सचर होता है किसका, Pb ट्वाइस ऑफ PbO प्लस PbO2 का। और Mn3O4 एक्चुअली मिक्सचर होता है ट्वाइस ऑफ MnO प्लस MnO2 का। याद करो जल्दी से। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर +2 और +3, आयरन दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 में रहता है। यहाँ पर +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और यहाँ पर +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ठीक है ना। कॉपी लिखना नहीं छोड़ना, इन सबका कोई नोट्स वोट्स नहीं आने जा रहा है, इन जो भी बोल देते हैं ना उन सारी बातों को सोच सोच के सुन सुनकर तुम लोगों को लिखना भी है, और अच्छे से कॉपी नोट नहीं करोगे तो सारा गुड़ गोबर होगा। कि बहुत बच्चा बोलता है कि सर कॉपी लिख के क्या करेंगे, नोट्स लिख के क्या करेंगे। हे भगवान, ऐसा जवाब क्या दें हम, इस क्वेश्चन का क्या जवाब दें। सर नोट्स लिखकर क्या होना है, बियॉन्ड स्कोप। चलो अब हम लोग आते हैं पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या पैराडॉक्स होता है। पैराडॉक्स कुछ नहीं, अंग्रेजी का शब्द है, थोड़ा सा दिमाग हिलाने के लिए, स्ट्रांग दिखने के लिए भी। दरअसल तुम लोग देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट पर क्यों आता है, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, नथिंग एल्स, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट लेगा तो उस पर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जल्दी से देखो कि अगर कोई एलिमेंट ए है, ठीक है ना, अभी न्यूट्रल है, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर चार्ज कितना बन जाएगा, A माइनस। दिस इज द फेनोमेनन ऑफ रिडक्शन, ठीक है ना। सिमिलरली कोई एलिमेंट B है, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन जाएगा, B प्लस प्लस E। दिस इज द फेनोमेनन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हियर इन दिस केस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A इज इक्वल टू -1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ B इज इक्वल टू +1, ठीक है ना। तो क्या देखा और क्या सीखा हम लोगों ने सीखा कि किसी भी एलिमेंट पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, किसी भी एलिमेंट पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, दैट इज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है। एंड सिंस एनी एलिमेंट कैन लूज और गेन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट मस्ट बी इंटीजर। ये बात समझ में आई क्या, कहानी बना के बताया मैंने। कि फिर से एक बार बोलते हैं, कोई भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन के वजह से होता है, और कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है वो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर सकता है। कोई भी एलिमेंट या तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ऐसा हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2.25 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 8/3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 8/3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ऐसा नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है, इसी वजह से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंटीजर होगा। ये बात याद हुआ। सिंस ऑक्सीडेशन नंबर अराइज्ड ऑन एन एलिमेंट इज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सिंस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट मस्ट बी इंटीजर इन एंड इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ये कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। लेकिन अभी तो हम ही लोग ने ऊपर देखा कि जैसे सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2, अभी जो मिक्स्ड ऑक्साइड देखा वहां पर 8/3 आ जा रहा था, जो 16/3 Br3O8 में आ गया, कहीं पर 2.5 भी आ जा रहा था S4O6 2- में। तो वो क्या था, तो अगर कहीं पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो दैट इज एक्चुअली एवरेज ऑफ द एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और आयन। समझे बात को। जैसे कि ये हम लोग बात करते हैं Br3O8, तो यहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +16/3, है ना। ये कितने के बराबर आता है, +16/3। और ऐसा संभव नहीं है, तो ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसका वजह होता है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें एक ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, एक ब्रोमीन का +4 होता है, एक ब्रोमीन का +6 होता है,
तो इन तीनों का जब हम लोग एवरेज निकालते हैं ना, तो वो एक्चुअली फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है। शायद थोड़ा थोड़ा सीखा होगा, सीखा तो लाइक मारो ना जल्दी से। और आज के वीडियो में इतना ही, और कल जो है और रिडॉक्स रिएक्शन से संबंधित और भी बहुत अच्छी अच्छी बातों को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। और इसमें ना बहुत सारा चीज बताना पड़ता है, जैसे कि हो गया तुम्हारा ये जो हैलोजन एसिड्स था ना, ऑक्सी एसिड, जैसे सल्फर का ऑक्सी एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस का कई सारा ऑक्सी एसिड होता है, फास्फोरस एसिड, फास्फेनिक एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड वगैरह वगैरह। क्लोरीन का बहुत सारा ऑक्सी एसिड होता है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4 वगैरह। तो इन सबों का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर पर कैसे कैसे निर्भर करता है, उन बातों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। उस वीडियो को भी जरूर से देखना। और हर वीडियो जो होता है ना तुम लोगों को सिखाने के लिए, दरअसल क्लासेस ऑनलाइन भी होती है, यानी कि जूम वगैरह किसी भी ऐप पर, या फिर यहाँ पर भी क्लासेस हो रही है। दोनों क्लास में अंतर क्या होता है कि जूम वाले क्लास का एक बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को कोई डाउट वाउट पूछना है तो वहीं पर पूछ लो। और एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप लोग रूटीन में रहते हो, आप लोग के मन में ये रहेगा ना कि अरे अभी नहीं क्लास करेंगे तो छूट जाएगा, तो उस क्लास को आप लोग मिस किए तो मतलब मिस हो गया, फाइनली मिस हो गया। लेकिन इस वाले क्लास में क्या परेशानी होती है, इस वाले क्लास में परेशानी होती है कि वीडियो मिल गया, अभी देखें या 4 दिन बाद देखें, वीडियो तो पड़ा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरू में कुछ वीडियो जो होता है ना, दरअसल तुमको पता नहीं होता होगा, तुम लोगों को लगता होगा कि यूट्यूब पर यही 2-4 वीडियो आ रहा है, ऐसा तुम लोगों को लगता होगा। लेकिन नहीं, तुम लोगों को कुछ वीडियो मिल रहा है, और यदि हम एक दिन में 4 या 5 वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, 5 वीडियो में 1 या 2 वीडियो पब्लिक रहता है, अब बाकी 3 से 4 वीडियो जो रहता है वो प्राइवेट रहता है, जो कि तुम लोग को भी पता ही है, मतलब कि कुछ वीडियो तुम लोग का भी प्राइवेट है, कुछ पब्लिक है। तो प्राइवेट वीडियोस जो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, वो अब मैं 22 घंटे का स्लॉट रखूंगा, उस 22 घंटे के स्लॉट में हटा दूंगा, या 2 घंटे का भी स्लॉट कभी कभी रहेगा, उस 2 घंटे के बाद वो वीडियो हट जाएगा। इस वजह से तुम लोगों को करना है, ईमेल आईडी तो सबका दिया हुआ है, तो ईमेल आईडी के, उस ईमेल आईडी के माध्यम से ही यूट्यूब खोलोगे तभी वो वीडियो तुम लोगों को दिखेगा, ठीक है ना। ये वाला वीडियो पब्लिक भी रह सकता है, प्राइवेट भी रह सकता है, पता नहीं, कुछ भी होगा वो अभी भी नहीं पता। तो आज के लिए इतना ही, तुम लोग करो सारा। रिडॉक्स रिएक्शन कमजोर नहीं होना चाहिए बच्चा, रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री की रीड होती है, जितना ताकत लगाता हो सकता है हम सारा ताकत लगा रहे हैं। ऑनलाइन में अगर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कोई बच्चा से, मतलब भूल जा रहे हैं किसी से बात करने या ये वगैरह वगैरह, भूलेंगे क्या, दिन भर फुर्सत थोड़े है कि तुम लोग को भी तो थोड़ा सा फर्ज होता है कि अगर सर कहीं मेरा क्लास मिस तो नहीं हो रहा है, कहीं क्लास चल रहा है, हम कहीं छूट तो नहीं जा रहे हैं वगैरह वगैरह, यार क्या तरीका है, ठीक है। तो तुम लोग भी बोलो, ठीक है ना। चलो रहने दो, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करो और हमको प्राउड फील करवाओ, ठीक है, बाय।